अब नहीं बात कोई खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आज खास बातचीत होगी कलसी जी से। जी हाँ, जो दलजीत कलसी जी हैं वो पंजाब की दो बड़ी फिल्मों के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। उनकी जो पहली फिल्म थी वो सरदार के ऊपर थी और उसमें उन्होंने साफ कहा था, देखिए इसमें सरदार साहब, जग जियोंदे हैं, इन तमाम फिल्मों के साथ उन्होंने नाम कमाया, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ वो काम कर चुके हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर वो सभी की भूमिका निभा चुके हैं। अब कोरोना काल के बीच बहुत जरूरी हो जाता है कलाकारों से बातचीत करना, क्योंकि लगातार हम डॉक्टर से जानते हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए आपको हर एक चीज बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस किस इलाके में, किस किस क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, देश में क्या कुछ चल रहा है और पूरे विश्व में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन उसी बीच खबर फास्ट आपका तनाव दूर करने के लिए भी कई ऐसे कार्यक्रम लेकर आता है जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर अपना तनाव कलाकार किस तरह से दूर कर रहे हैं। दलजीत कलसी जी जो आज खबर फास्ट पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दलजीत कलसी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आप खबर फास्ट पर जुड़ रहे हैं क्योंकि जग जियोंदे हैं और इसके साथ ही हम बात करें सरदार साहब की, तो ये दो फिल्में जिससे आपने नाम भी कमाया, लेकिन इसके साथ साथ एक राइटर के तौर पर और एक प्रोड्यूसर के तौर पर आज आप कोरोना काल के बीच, लॉकडाउन के बीच किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं, किस तरह से अपने रोजमर्रा की चीजें कर रहे हैं, सबसे पहले एक संदेश आपसे लेना चाहेंगे। सत श्री अकाल जी। पहले तो सबको सत श्री अकाल। और दूसरी बात, मेरी फिल्म का नाम जग्गा जियोंदा है वो था, और एक फिल्म थी सरदार साहब जो सरदार साहब पूरी तरह से मैंने लिखी थी और जग्गा जियोंदा मेरे साथ किसी ने लिखी थी। तो मैं अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे से पूछें तो मैं बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, घर पे हूँ, बच्चों के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, वाइफ के साथ हूँ, तो मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मेरे को खुद अपने अंदर अपने आप को टाइम देने के लिए एक टाइम मिला है और काफी कुछ मैं लिख रहा हूँ, काफी कुछ मैं नया प्लान कर पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि इससे बहुत सारा जो देश है अपना, उसमें पूरी आर्थिक जो क्या उसको हिंदी इतनी मेरी अच्छी नहीं है कि आर्थिक स्थिति जो है उससे खराब होएगी। जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है। छोटे दुकानदार हैं, किराने की दुकानें हैं या और लोग हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनका बहुत प्रॉब्लम में वो चल रहे होंगे इस समय। और बड़े वाले भी जो लोग हैं, कईयों से मैं बात कर रहा हूँ कि उनको किसी को 20-20 लाख रुपए महीने का नुकसान हो रहा है, किसी को 50 लाख रुपए महीने का नुकसान हो रहा है। तो एक बड़ी समस्या देश के लिए खड़ी होने वाली है इससे। लोग घर में हैं, ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि लोगों को ये परेशानी है कि वो घर में है, जबकि उनको इस बात से खुश होना चाहिए कि उनके पास घर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आप बात कर रहे हैं दलजीत जी, और ऐसे में एक बहुत बड़ा संदेश भी आप दे रहे हैं। लेकिन अगर बात आज मजदूरों की जाए, क्योंकि आपने भी कहा कि एक ऐसा जो देखते हैं हम कि ऐसे लोग भी हैं, एक ऐसा समुदाय भी है जो उस वक्त खाने को लेकर मोहताज है, उसके पास घर नहीं है, वो घर जाना चाहते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो है ही, वो तो उनका तो नाइटमेयर है उनके लिए। तो जिस तरह से जो नहीं डेली वेजेस हैं, जो रोज कमा के रोज खाने वाले हैं, इससे जो एक देश के हिसाब से भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो अगर ये थोड़ा सा और चला तो क्राइम रेट बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। जिसके बच्चे अगर घर पे भूखे हैं तो वो तो सड़क पे निकलेगा ही हथियार लेके, उसको तो बच्चे भूखे नहीं मरने देगा ना, वो तो उसका कसूर भी नहीं होगा। तो ये अगर वो ये और ज्यादा चला तो इससे परेशानी ये भी हो सकती है कि क्राइम रेट बहुत बढ़ सकता है इससे। लेकिन दलजीत जी, अभी कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन अगर ना रखा जाता, बार बार सरकार ये कह रही है अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये आंकड़े पता नहीं कहां तक पहुंच जाते। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र सहारा है और सरकार ये आश्वासन भी दे रही है सभी मजदूरों को, खासतौर पर जो फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, कि उन्हें घर पहुंचाया जाएगा सुरक्षित, उनकी जांच भी कराई जाएगी और सब कुछ ठीक किया जाएगा। क्या कहेंगे उनको लेकर? वो तो है, प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इसमें सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बेशक कोई भी जो जितना भी सक्षम है, अपने आसपास अपने जो जानकार हैं, अपने यार दोस्त हैं, अपनी फैमिली में लोग हैं, एटलीस्ट उनको ही वो संभाल ले।
तो भी सरकार का बहुत सारा काम जो है वो कम हो सकता है। हम एक दूसरे को ही अगर संभाल लें, एक दूसरे की ही अगर केयर कर लें, तो इससे भी काफी कुछ कम हो सकता है। हम मेरे को ज्यादा सरकारी जो तंत्र है वो किस तरह से काम करता है वो इतना मेरे को जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर पता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है ये। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है और इस वक्त एकजुटता की बहुत आवश्यकता है। दलजीत जी, आपकी जो 2 फिल्में जो ज्यादातर लोगों की जुबान पर उनके डायलॉग्स भी रटे हुए हैं, उन दोनों फिल्मों में से कोई एक डायलॉग आज आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, आपके फैंस भी और हमारे दर्शक भी। मेरे ख्याल से कि जैसे अभी कल ऋषि जी गए, उससे पहले इरफान साहब गए, तो डायलॉग वगैरह मैं वो ना तो मूड बनेगा ना अच्छा लगेगा मेरे को, तो मेरे ख्याल से डायलॉग रहने दें। जी जी बिल्कुल, लेकिन एक प्रेरणा के लिए एक संदेश जरूर मैं आपसे लेना चाहूंगी। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, जो खास तौर पर इस वक्त बीत रही है सिनेमा पर भी और खास तौर पर सभी फैंस पर, तो उस बीच आप नहीं ये डायलॉग बोलना चाहते, लेकिन एक प्रेरणा भरा संदेश मैं जरूर लेना चाहूंगी दर्शकों के लिए आपसे। प्रेरणा भरा संदेश अभी मेरा इतना मतलब वैसा नहीं है कि मैं किसी को कुछ सिखा सकूं या कुछ दे सकूं, लेकिन यही है जो मैंने पहले बोला कि हम एक दूसरे का ही अगर साथ दें, एक दूसरे का ही हम ध्यान रख लें, तो इसमें सरकार की हम बहुत बड़ी मदद करेंगे। अपने देश की ये सबसे बड़ी देशभक्ति होगी कि हम अपने आसपास जो लोग हैं, अपने जो हमारे जानकार हैं, जो हमारे रिलेशन में आते हैं, जो हमारे मोहल्ले कॉलोनी में जो लोग प्रॉब्लम में हैं, उन्हीं का ही हम ध्यान रख लें, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल दिलजीत जी, अगर हम बात करते हैं आपके जर्नी की, तो आपने कोशिश यही की थी और आप चाहते भी थे कि आप डायरेक्टर बने, बहुत बड़े डायरेक्टर, लेकिन फिर आप एक्टिंग में भी उतर आए। तो ये सफर किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से आगे बढ़ता गया? ये सही है कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता था। मैंने बॉलीवुड में जो स्ट्रगल थी मेरी, मैं 19 साल का था तब मैं बॉलीवुड में स्ट्रगल के लिए चला गया था, तो मैं डायरेक्टर बनना चाहता था। एक्टर बनना तो मेरे दूर दूर तक दिमाग में भी नहीं था, और मैं कभी अपने आप को देख के ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक्टर बनूंगा जी। तो बस कभी जैकी दादा जो हैं वो, उनको ये ब्लेम जाता कि उन्होंने मेरे को एक्टर बनने के लिए जो धक्का मारा, बार बार बोला करते थे। तो मैं एक दिन उनको पूछा, दादा आप क्यों मजे लेते हो, क्यों मेरे को ऐसा बोलते हो कि एक्टर बनने वाली शक्ल नहीं है तो एक्टर कहाँ से बनूंगा। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि तेरे शक्ल में ना तू वो मत देख, तू ये देख कि तेरे शक्ल में एक चीज है कि तू अमीर बन सकता है, गरीब बन सकता है, तू हिंदू बन सकता है, मुसलमान बन सकता है, गुजराती, मराठी, अफगानी, तेरे को कोई भी कैरेक्टर दिया जा सकता है। क्या बात है। तो ये मेरे को लगा, अगर वो मेरे को बोलते कि तू बहुत हैंडसम है, तो शायद मैं उनकी बात नहीं सुनता। ये बात सुन के मेरे को लगा कि ये बात थोड़ी सही है। तो उसके बाद करते करते फिर जब मैं सीरियसली इसको लिया, तो फिर बैरी जॉन जो शाहरुख खान साहब के भी एक्टिंग गुरु हैं, उन्हीं के पास मैंने 1 साल तक उनसे एक्टिंग सीखी और फिर आगे एक्टर बना। बहुत खूब दलजीत जी, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण किस्सा आप हमें बताया है, जो आपके खासतौर पर फैंस भी इस वक्त सुन रहे हैं, हमारे जो खबरफाज के दर्शक हैं वो भी सुन रहे हैं। लेकिन दलजीत कलसी जी, इस हफ्ते में हमने जो 2 बड़े स्टार्स खो दिए, जिसका दुख आज सभी को है, देश के साथ साथ दुनिया के कोने में अलग अलग लोग जो संवेदनाएं उनके प्रति खास तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे थे। क्या उनसे जुड़ी भी कुछ यादें हैं? इरफान खान से जुड़ी कुछ यादें या ऋषि कपूर से जुड़ी कुछ आपके पास यादें? इरफान खान साहब तो मतलब वो है कि मेरे जैसी शक्ल वाला भी अगर एक्टर बनने की सोचता है तो उसमें क्रेडिट इरफान खान साहब को जाता है, क्योंकि जो आज मैं हर जगह बोलता हूँ कि जो आज सिनेमा आज चल रहा है, जो जिस तरह को रियल लाइफ सिनेमा जिसको बोला जाता है, अगर आज आयुष्मान खुराना है, राजकुमार राव है, रणवीर सिंह है, पंकज त्रिपाठी हैं, संजय मिश्रा हैं, यहाँ डायरेक्टर्स में जिस तरह के तिग्मांशु धुलिया हैं, अनुराग कश्यप हैं, इनकी शुरुआत करने वाले जो लोग थे उसमें से एक नाम इरफान खान साहब का भी आता है, जो हासिल फिल्म से उन्होंने एक शुरुआत की थी। अगर आपको याद हो तो हासिल से पहले जो सिनेमा था वो अलग किस्म का था, वो हीरो चॉकलेटी से होते थे, नकली से होते थे। हासिल ने एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आया था, जो शुरुआत इरफान खान साहब की ही फिल्में थी। वहां इन लोगों ने जो कुछ शुरुआत में किया, उसकी बदौलत आज जो एक्टर खा रहे हैं, वो उसका क्रेडिट इरफान खान साहब को जाता है। तो दूसरे हमारे ऋषि कपूर साहब, ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक
रोमांटिक हीरो का रोल करने वाले एक्टर हैं हमारे। हमें प्राउड होना चाहिए कि वो इंडियन है और हमारी कंट्री से हैं और ऐसी फैमिली से हैं। वो भी एक इकलौती फैमिली है जो 4 जनरेशन से लीडिंग रोल में है। पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके और अब तक अगर करीना है, रणबीर कपूर है, ये लोग लीडिंग रोल में आ रहे हैं। सुपरस्टार की 4 फैमिली है। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। तो ये लोग इस तरह से गए हैं तो पूरे जो लोग हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री को चाहते हैं या फिल्म इंडस्ट्री से कॉन्टैक्ट उनका कोई है, कनेक्शन है, या वो नहीं भी है, हर आदमी दुखी था। कल अगर आप फेसबुक देखें या परसों की फेसबुक देखें तो पूरी फेसबुक हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई है, अमीर है, गरीब है, हर आदमी दुखी था। ये लोग जाते जाते भी पूरे हिंदुस्तान को, जैसे आजकल बहुत सारी दरारें पड़ी हुई हैं धर्मों को लेके, इन लोगों ने जाते जाते भी वो दरारें कम कर दी। वो सबको इकट्ठे कर दिया। वो धर्म वर्म सब भूल गए एक बार। अगर कोई इरफान खान याद नहीं रहा कि वो मुसलमान है, ऋषि कपूर साहब किसी को याद नहीं कि वो हिंदू हैं, पर सबने प्यार बराबर किया और स्तब्ध रह गए सब। जब अचानक से दोनों दिन इस तरह की खबर मिली तो विश्वास नहीं हुआ। लेकिन दिलजीत कलसी जी, अगर मैं बात करूं आगे आपकी जर्नी की, तो उस आगे की जर्नी के लिए बार बार ऐसा कहा जा रहा है, हर किसी से कहा जा रहा है और हर कोई कह रहा है कि समय का सदुपयोग कीजिए। तो आप किस तरह से समय का सदुपयोग कर रहे हैं? क्या कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ डायरेक्ट करने की सोच रहे हैं? क्या कर रहे हैं आगे की जर्नी के लिए? नहीं, मैं घर पे ही काफी कुछ शूट कर रहा हूँ और अब नई फिल्म जो है उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ और फोन के ऊपर हमारी बातचीत चालू है। अभी मैं आपसे बात करने से पहले भी हम लोग एक पंजाब में एक पंजाबी फिल्म के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे, तो वो भी सारा चल रहा है हमारा। जी दिलजीत जी, जब आपकी फिल्म आई थी, अगर मैं बात करूं पहली फिल्म जब 2016 में जो हिट हुई बहुत ज्यादा, और उसमें आपकी जो भूमिका थी, आपके सामने जैकी श्रॉफ भी जी थे और एक बड़े एक्टर के तौर पर क्या महसूस होता था उस वक्त? जैकी दादा तो जैसे सब जानते हैं कि बहुत ग्राउंड टू अर्थ हैं। वो जितना सुना है लोगों ने उससे भी ज्यादा वो ग्राउंड टू अर्थ हैं। वो तो मतलब शूटिंग के लिए मैं उनके लिए, मेरे को याद है, मैं अगर आप टाइम हो तो मैं थोड़ी सी उनसे शेयर करता हूँ उनकी बातें। जी जी जरूर। जब पहले दिन मैंने उनके लिए, मेरे एक दोस्त है, उनसे लेक्सस गाड़ी मंगवाई, तो मेरे को वो गाड़ी देख के मेरे को बोलते, गाली देके, वो गाली बहुत देते हैं, गाली देके बोलते कि क्यों मंगाई है? मगर दादा आपके लिए कि ज्यादा पैसे तेरे पास। मैं दादा अपने दोस्त की है, रेंट पे नहीं है। तो कहते नहीं, एहसान नहीं लेना है मेरे को। वो ताज में रुके हुए थे कि ताज वाले मेरे को इनोवा देते हैं, मेरे लिए बहुत है। तो लेक्सस उन्होंने ली नहीं। मैं पंजाब में एक दिन शूट कर रहा था तो सीन फंस गए थे। 2 दिन का शूट था, वो 1 दिन के अंदर कंप्लीट करना था किसी वजह से। तो ये सुबह 7 बजे आ गए और वैनिटी में नहीं गए, अपने होटल से ही तैयार होके आए और शाम तक पूरा दिन वैनिटी में पैर नहीं रखा जब तक लाइट वाइट चेंज होनी थी एक सीन के बाद। तो मैं इनको बोलता था, दादा आप रेस्ट कर लो। तो बोलते थे अगर मैं वैनिटी में बैठ गया ना तो तेरा पूरा स्टाफ इधर बैठ जाएगा, ये सीन नहीं हो पाएगा। पूरा दिन वो वहीं खड़े रहे और पूरे खड़े होके उन्होंने पूरा का पूरा शॉट, 2 दिन का शॉट जो एक ही दिन में शूट कंप्लीट किया। क्या बात? वो जैकी दादा, उनसे मतलब दोबारा काम करने का एक लालच है दिमाग में, कि दिल में, कि दोबारा से उनके साथ। अभी तीसरी फिल्म मेरी शुरू हो रही है जी। उसमें भी जैकी दादा हैं। उन्होंने शुरू करवाया था, गॉडफादर भी हैं, और लेकिन उनके बिना मेरे को सोचना थोड़ा मुश्किल होता है कि वो फिल्में नहीं होंगे तो मेरे लिए मुश्किल है। दिलजीत जी, ये बहुत बड़ी बात है और आपने जो इस महत्वपूर्ण किस्से का जिक्र किया। लेकिन दिलजीत कलसी जी, जब एक कलाकार की मैं बात करती हूँ, क्योंकि आप एक राइटर हैं, आप एक डायरेक्टर हैं, और एक डायरेक्टर और एक राइटर, और आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं और फिल्में हमने आपकी देखी हैं दोनों ही। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एक डायरेक्टर के तौर पर, एक राइटर के तौर पर, इस कोरोना काल को, इस लॉकडाउन को किस तरह से एक डायरेक्टर देखता है, एक राइटर देखता है, वो जरूर बताइए। मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। जब आप कोई भी चीज, आप गेंद को बहुत जोर से जमीन पे मारते हैं तो जितनी जोर से आप नीचे मारते हैं उतनी जोर से वो बाउंस बैक होती है। बेशक हो ये रूल हर एक चीज पे मेरे ख्याल से जाता है। कोई भी, अगर हमारी इकोनॉमी बहुत नीचे जाएगी तो बाउंस बैक भी वो बहुत जल्दी करेगी और बहुत
ऊपर जाएगी ये सब कुछ। एक बार इससे नीचे हम क्या जाएंगे, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, वो उसको टच करने के बाद फिर सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा सकते हैं। मेरे ख्याल से जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो 2, 3, 4 महीने के अंदर पहले से बहुत अच्छी कंडीशन में हम लोग आ जाएंगे। बहुत एक कहते हैं कि सकारात्मक संदेश देने वाला व्यक्ति सामने वाले को भी सकारात्मक कर देता है। और मैं इस वक्त पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकती हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो सकारात्मकता से भर गए होंगे, क्योंकि आपने भी कहा कि एक गेंद को जब हम फेंकते हैं नीचे तो वो और तेजी से ऊपर आती है। और ऐसा ही कहा जाता है कि जब सब कुछ बहुत बुरा हो रहा हो तो आप विचार कर लीजिए कि अब सब कुछ हो चुका है, बहुत बुरा हो चुका है, अब अच्छा ही होना है, अब अच्छा ही हो सकता है, बस ये है। अच्छा, अगर वैसे भी जितने मेरे को लगता है कि 2 तरह के 3 कैटेगरी में आप मान लीजिए, एक लोअर कैटेगरी, एक मिडिल क्लास है, एक अमीर लोग हैं। बिल्कुल सर। अमीर लोगों को फर्क पड़ेगा, इनके कारखाने जिनका कुछ है उनको फर्क पड़ेगा, उसको किसी को 20 लाख किसी को 50 लाख रुपए महीने का नुकसान होगा, लेकिन उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हमारे देश में मान लीजिए 200 खरबपति हैं और 200 में से 150 रह जाते हैं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, और उस खरबपति को भी क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर एक बहुत बड़ा सिंगर है तो सिंगर अगर वो 50 लाख रुपए एक शो का ले रहा है और अभी वो उसको शो नहीं मिल रहे तो उसको नहीं मिल रहे, इसके साथ साथ किसी को भी नहीं मिल रहे, तो एक किस्म से छुट्टी पर है। अमीर आदमी जो है किस्म से वो वेकेशन पे है, मिडिल क्लास आदमी है उसको नुकसान हो रहा है, गरीब आदमी को नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे ही सब कुछ खुलेगा तो ये सब वापस बाउंस बैक करेंगे। ये बहुत ही एक सकारात्मक सोच वाली बात है कि आगे आने वाले दिनों के लेकर दलजीत जी बहुत लोग इस वक्त परेशान दिखाई देते हैं। हमसे भी बहुत बार बात होती है, कई लोगों की मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे रोजगार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, काम मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस वक्त ये विचार करने की आवश्यकता है कि आप इस समय का सदुपयोग कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए, वो काम कीजिए जो इस वक्त जरूरी है, और आगे सफलता आपको खुद ही मिल जाएगी। जी। और हम लोग जैसे इंडियन, खास करके हमारी जो मैं लास्ट जब बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट की एक पूरी वो हुई थी, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए पूरे बॉम्बे के अंदर, तो आप यकीन मानिए मैं नेक्स्ट डे बॉम्बे में ही था, अगले दिन बॉम्बे सेम वैसे ही चल रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था। इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक होने के बाद भी बॉम्बे वैसे ही था। दिल्ली में आपको याद होगा सिनेमा घर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, कुछ लोगों की डेथ हो गई, लेकिन अगले दिन से लग गई थी वहाँ। जब आग भी लगी, वो बॉम्ब ब्लास्ट जब हुए 3 सिनेमा में मेरे ख्याल से बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, कुछ लोग उसमें मर भी गए थे, लेकिन अगले दिन से ही हाउसफुल थे शो। तो ये इंडियन मेंटालिटी है, हम लोग मतलब इतनी ज्यादा परवाह करने वाले नहीं। और भारत की जब हम बात करते हैं, देश की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे कई दौर देखे हैं जब मुश्किलों का सामना भारत ने किया है, लेकिन उससे उबरकर हम और अच्छा करने की कोशिश हमेशा से ही करते रहे हैं। दलजीत कलसी जी, जब मैं बात करती हूँ आज के समय की, तो आज के समय में जो सबसे अच्छी चीज हम देख रहे हैं वो है स्वच्छ हवा, स्वच्छता हर जगह, और पेड़ पौधों की खास तौर पर जो ग्रीनरी है, जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, नदियों का पानी साफ हो गया है, हवा स्वच्छ हो गई है। ये तमाम चीजें सबसे ज्यादा इस वक्त महत्वपूर्ण है। जी, जो गंगा जमुना पिछले 70 साल से इतने करोड़ों रुपए के बजट के साथ साफ नहीं हुई थी, अभी वो एकदम प्योरेस्ट वे में चल रही है आजकल। तो सब चीजों का पॉजिटिव वो भी है। आज सुबह उठो तो बाहर पक्षी भी सुनाई देते हैं चैक आते हुए, पहले वो सब गायब हो गए थे, तो वो सब एक किस्म से पूरे अर्थ का कोरोना वायरस एंटीडोट है, वो अपने आप को सही कर रहा है अर्थ। बिल्कुल, सबसे खूबसूरत चीज यही आजकल देखने को मिल रही है कोरोना काल के बीच। दलजीत कलसी जी, जाते जाते आपसे एक संदेश जरूर लेना चाहूंगी, खास तौर पर अगर मैं बात करूं कोरोना वॉरियर्स को लेकर, और इस बीच में, इस लॉकडाउन के दौर में, इस कोरोना काल के बीच में हम क्या चीजें सीख सकते हैं आगे के लिए, वो भी। दलजीत जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ जी, बीच में कट गई थी। क्या बोला? सॉरी। दलजीत जी, मेरा सवाल आखिर, क्योंकि चलते चलते मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कोरोना वॉरियर्स को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे, और आगे के लिए इस बीच हम क्या सीख सकते हैं? कोरोना वॉरियर्स तो वो तो जिसको क्या बोलते हैं हिंदी, निस्संदेह कि हम ये बोल सकते हैं कि वही इस समय भगवान का काम कर रहे हैं, और
हमारे को या लोगों को ये समझ आ गई होगी कि मंदिरों मस्जिद बनाने से या बड़ी बड़ी स्टैचूज बनाने की बजाय हम लोगों को इन लोगों का ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, इन लोगों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, इनके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे को आज पुलिस है या उन जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके प्रति लोगों की रिस्पेक्ट बड़ी है, बेशक चाहे वो सिपाही कर्मचारी हैं। बहुत जगह मैंने वीडियोस देखे हैं, उनके ऊपर फूल डाले जा रहे हैं, उनके लिए जो तालियां बजाई गई थी वो भी उन्हीं के लिए थी। तो वो तो इस समय पूरा जब ये लॉकडाउन खत्म होएगा तो सबके दिलों में कोरोना वॉरियर्स के लिए रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ चुकी होगी, तो बढ़नी चाहिए भी। बिल्कुल। फिलहाल दलजीत जी, आपने तमाम चीजों का जिक्र किया, कोरोना वॉरियर्स के लिए भी संदेश दिया, और लॉकडाउन में क्या आप कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, किस तरह के प्रेरणादायक जो संदेश हैं वो भी आपने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया दलजीत कलसी जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, खबरफास्ट के साथ जुड़े और खबरफास्ट के दर्शकों को आपने तमाम संदेश भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ दलजीत कलसी जी जुड़े थे। हालांकि अगर बात की जाए कोरोना काल के बीच, तो लगातार खबरफास्ट भी आपसे अपील कर रहा है, आप भी सुरक्षित रहिए, अपनों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये जो बुरा वक्त है ये भी बीत जाएगा और एक नई किरण लेकर एक नया दिन सामने आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने हमारे साथ।